एबीवीपी ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम के दौरान भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है जैसे देश विरोधी नारे लगाए गए रहे हैं। जनता की राय जेएनयू को लेकर बदलने लगी थी। जनता के मन में जेएनयू को लेकर अब धारणाएं बदलने लगी थी। कुछ लोग ऐसे थे जो जेएनयू को बुद्धिजीवियों का अड्डा मानते थे, तो एक बड़ा समूह जेएनयू को देश विरोधी गतिविधियों का अड्डा बता रहा है। दरअसल इस कार्यक्रम का उद्देश्य था अफजल गुरु के फांसी पर चर्चा करना और कश्मीर मुद्दे पर संवाद करना। अब यह पूरा विवाद सिर्फ जेएनयू का नहीं रह जाता है, बल्कि यह विवाद अब नया मोड़ लेता है और यह विवाद अब बनता है अभिव्यक्ति की आजादी बनाम देशद्रोह का। एबीवीपी के विरोध के बाद ऐसा कहा जाता है कि प्रशासन ने जो अनुमति दी थी कार्यक्रम कराने की, उसे रद्द कर दिया। अब तो अनुमति नहीं मिली, लेकिन फिर भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। 12 फरवरी को दिल्ली पुलिस जेएनयू पहुंचती है और जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गिरफ्तार करती है। Kanhaiya was produced in the court under heavy security cover as his 2-day police custody ended on Wednesday. क्योंकि वहाँ मौजूद जो वकील थे वो कन्हैया कुमार पर अचानक हमला कर देते हैं। House Court after JNU Student Union President Kanhaiya Kumar was locked up. और ठीक ऐसा हुआ भी। 18 फरवरी 2016 को जेएनयू में शुरू होता है प्रदर्शन। सैकड़ों छात्र बैठे होते हैं और यह पूरा जो कार्यक्रम था यह आयोजित किया गया था जेएनयू के प्रशासनिक भवन के सामने। तो ना करने की तो हाँ करने की हम लेते रहेंगे। 14 जनवरी 2019 यानी घटना के 3 साल बाद दिल्ली पुलिस चार्जशीट पेश करती है। 1200 पन्ने वाले इस चार्जशीट में कन्हैया कुमार, उमर खालिद समेत 8 और छात्र नेताओं को देशद्रोह और आपराधिक साजिश का आरोपी बताता है। देश के सबसे प्रसिद्ध और चर्चित यूनिवर्सिटी जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सबसे प्रसिद्ध और चर्चित विवाद की आज हम बात करेंगे। दिनांक 9 फरवरी 2016 को जेएनयू में लेफ्ट संगठन के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और कार्यक्रम का थीम था द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस। दरअसल इस कार्यक्रम का उद्देश्य था अफजल गुरु के फांसी पर चर्चा करना और कश्मीर मुद्दे पर संवाद करना। 2001 में भारत के संसद पर आतंकवादी हमला होता है और उस हमले में अफजल गुरु दोषी पाया जाता है, जिसके बाद 2013 में अफजल गुरु को फांसी की सजा दी जाती है। इसी के विरोध में यह कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम के आयोजन के लिए जेएनयू प्रशासन से अनुमति मांगी जाती है और ऐसा कहा जाता है कि जेएनयू प्रशासन ने कार्यक्रम के लिए अनुमति दे दी, लेकिन इसके बाद एबीवीपी ने इसका खुलकर विरोध किया। एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर हमेशा यह आरोप लगता आया है कि वह कथित तौर पर अघोषित भारतीय जनता पार्टी का छात्र संगठन है। एबीवीपी के विरोध के बाद ऐसा कहा जाता है कि प्रशासन ने जो अनुमति दी थी कार्यक्रम कराने की, उसे रद्द कर दिया। अब तो अनुमति नहीं मिली, लेकिन फिर भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और लोगों का ऐसा कहना है कि कार्यक्रम में सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं थे, बल्कि बाहर से भी लोग आए थे। बाहर से भी लोग आकर कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसमें जो एक मेन पॉइंट है वह यह है कि कार्यक्रम का आयोजन डीएसयू के द्वारा करवाया गया था। डीएसयू यानी डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन। लेकिन सिर्फ डीएसयू के स्टूडेंट्स के नहीं, बल्कि डीएसयू के जो पूर्व सदस्य थे जो जेएनयू में पढ़ते थे, उनके द्वारा यह कार्यक्रम जेएनयू में आयोजित करवाया गया था। 9 फरवरी 2016 को शाम के करीब 5 बजे जेएनयू के साबरमती ढाबे के पास कार्यक्रम का शुरुआत किया जाता है। कार्यक्रम में बहुत सारे छात्र मौजूद होते हैं और कार्यक्रम के बीच लगाए जाते हैं नारे और यहीं से शुरू होता है मुख्य विवाद। एबीवीपी ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम के दौरान भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है जैसे देश विरोधी नारे लगाए गए थे। और फिर शुरू होता है भारतीय राजनीति में एक नया विवाद। देखते ही देखते एबीवीपी का यह विरोध पूरे देश में छा जाता है। मीडिया की सुर्खियों से लेकर सोशल मीडिया पर जेएनयू अब मुख्य केंद्र बन जाता है। अब एंट्री होता है कन्हैया कुमार का। जिस समय यह कार्यक्रम हो रहा था यानी 2016 में कन्हैया कुमार जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष थे। कन्हैया कुमार के मुताबिक जब यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा था तब कन्हैया अपने कुछ साथियों के साथ एक ढाबे पर चाय पी रहे थे। उनके मुताबिक वह कार्यक्रम स्थल के पास मौजूद नहीं थे। थोड़ी देर बाद एक छात्र कन्हैया के पास भागता हुआ आता है और कार्यक्रम में विवाद होने की जानकारी देता है। कन्हैया को जैसे ही पता लगता है कि कार्यक्रम में विवाद हुआ है, कन्हैया दौड़ते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते हैं। जब कन्हैया कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते हैं
तब वह देखते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और लेफ्ट छात्र संगठनों के बीच में नारेबाजी हो रही है। स्थिति तनावपूर्ण होती है तो कन्हैया शांत कराने में जुट जाते हैं। कन्हैया कुछ नारे लगाते हैं और लेफ्ट छात्रों के समर्थन में कन्हैया बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। कन्हैया के भाषण पर खूब तालियां बजती है और लेफ्ट छात्र संगठन कन्हैया की खूब वाहवाही करते हैं। धीरे धीरे यह मामला शांत होता है और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। पर किसने सोचा था अब यह मामला जेएनयू से निकलकर पूरे देश में फैलने वाला है। कन्हैया अपना फोन स्विच ऑफ करके सो जाता है और अगले ही दिन यानी 10 फरवरी की सुबह जब कन्हैया जागता है और अपना फोन ऑन करता है तब कन्हैया के फोन पर कॉल आने लगते हैं और वह कॉल मीडिया चैनलों की तरफ से होते हैं। बड़े बड़े मीडिया चैनल कन्हैया कुमार का इंटरव्यू चाहते हैं। कन्हैया कुमार अपनी किताब बिहार टू तिहाड़ में लिखते हैं कि उन्हें इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी नहीं था। उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि कार्यक्रम में क्या हुआ था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि कार्यक्रम में कोई देश विरोधी नारा लगाया गया है। कन्हैया जब इंटरव्यू देने के लिए एक मीडिया हाउस के पैनल में बैठे होते हैं तभी उनसे पूछा जाता है कि क्या जिस समय इस कार्यक्रम के दौरान देश विरोधी नारे लगाए गए थे आप वहां मौजूद थे। यह सुनते ही कन्हैया चौंक जाता है क्योंकि कन्हैया के मुताबिक कन्हैया वहां मौजूद नहीं था और न ही उसे पता था कि ऐसा कोई घटना घटित हुई है। हालांकि इन सब बातों से इतर कन्हैया कुमार ने यह टीवी चैनल को कहा था कि अगर ऐसा कोई देश विरोधी नारा लगाया गया है तो कन्हैया कुमार इसका विरोध करता है। कन्हैया कुमार का हर 5 मिनट पर अलग अलग टीवी चैनलों पर इंटरव्यू आने लगता है और जेएनयू और कन्हैया मीडिया चैनलों की सुर्खियां बन जाते हैं। अब यह पूरा विवाद सिर्फ जेएनयू का नहीं रह जाता है बल्कि यह विवाद अब नया मोड़ लेता है और यह विवाद अब बनता है अभिव्यक्ति की आजादी बनाम देशद्रोह का। और इन सब के बीच सबके लिए एक नया मसाला मिल जाता है। राजनेताओं के लिए राजनीति ध्रुवीकरण करने का मौका मिल जाता है। बीजेपी और एबीवीपी ने इसे देशद्रोह का मामला बताया, वहीं वामपंथी दल के साथ साथ कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र तथा अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ा। मीडिया ने टीआरपी और अपने मसालेदार खबर के लिए मीडिया ट्रायल चलाया और इसे उग्र राष्ट्रवाद बनाम देशद्रोह से जोड़ा और इस तरीके से पूरा पेश किया मानो जैसे देश में एक नई बहस छिड़ गई हो, देशद्रोह बनाम देशभक्ति। इन सब पूरे मामले के बीच जनता की राय जेएनयू को लेकर बदलने लगी थी। जनता के मन में जेएनयू को लेकर अवधारणाएं बदलने लगी थी। कुछ लोग ऐसे थे जो जेएनयू को बुद्धिजीवियों का अड्डा मानते थे तो एक बड़ा समूह जेएनयू को देश विरोधी गतिविधियों का अड्डा बता रहा था। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। 11 फरवरी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ कार्यकर्ताओं ने जाकर पुलिस में एफआईआर दर्ज की और 12 फरवरी को दिल्ली पुलिस जेएनयू पहुंचती है और जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गिरफ्तार करती है। एफआईआर में कन्हैया कुमार के साथ उमर खालिद समेत और भी कई छात्र नेताओं का नाम शामिल था। कन्हैया की गिरफ्तारी के बाद जेएनयू में चहल पहल बढ़ जाती है। कन्हैया पे आरोप लगता है देशद्रोह का और बताया जाता है कि कन्हैया ने इस कार्यक्रम को आयोजन करवाने की अनुमति दी थी। यह भी कहा जाता है कि कन्हैया कुमार जिस समय नारे लगाए गए थे देश विरोधी वहीं मौजूद था। 15 फरवरी 2016 को कन्हैया कुमार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाता है। पेशी के दौरान कन्हैया कुमार के साथ एक अजीब घटना घटित होती है। अजीब घटना इसलिए क्योंकि वहां मौजूद जो वकील थे वो कन्हैया कुमार पर अचानक हमला कर देते हैं। वकीलों के इस हमले के बाद जेएनयू के जो छात्र संगठन थे और जेएनयू के जो छात्र थे वो धीरे धीरे उग्र हो जाते हैं और वह प्रदर्शन की एक रूपरेखा तैयार करने में जुट जाते हैं और ठीक ऐसा हुआ भी। 18 फरवरी 2016 को जेएनयू में शुरू होता है प्रदर्शन कन्हैया कुमार की रिहाई की मांग को लेकर किया जाता है। धीरे धीरे जेएनयू का यह प्रदर्शन सैकड़ों छात्र से हजारों छात्र के बीच पहुंच जाता है और इसी प्रदर्शन के बीच एंट्री होती है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जाती है कन्हैया कुमार के मामले पर सुनवाई की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने से पहले 17 फरवरी को हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी। 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया जाता है और याचिका में कहा जाता है कि कन्हैया कुमार की रिहाई किया जाए और उसकी जमानत याचिका पर तेजी से सुनवाई की जाए। कन्हैया कुमार की रिहाई की मांग के लिए प्रदर्शन अभी जारी था और इसी बीच 19 दिन बाद 3 मार्च को कन्हैया कुमार को जमानत मिल जाती है। जमानत मिलने के बाद कन्हैया कुमार की रिहाई होती है और यहाँ से शुरू होता है एक छात्र नेता से एक बड़े नेता बनने की कहानी। कन्हैया कुमार को रिसीव करने के लिए एक बड़ी संख्या में छात्र पहुंचते हैं, कुछ प्रोफेसर होते हैं और कुछ बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग भी शामिल होते हैं। कन्हैया जब लौट कर जेएनयू कैंपस आता है तब एक मंच तैयार होता है। मंच के आसपास लगे होते हैं मीडिया चैनलों के बड़े बड़े कैमरे और बड़े बड़े होते हैं खड़े वहाँ रिपोर्टर। सैकड़ों छात्र बैठे होते हैं और यह पूरा जो कार्यक्रम था यह आयोजित किया गया था जेएनयू के प्रशासनिक भवन के सामने।
कन्हैया कुमार भाषण देने के लिए मंच पे आते हैं और जैसे ही मंच पे कन्हैया कुमार आते हैं तो मानो जेल से निकलने के बाद कन्हैया कुमार एक मंझे राजनेता बनकर लौटे। उनके बोलने का चुटीला अंदाज और उनके भाषण देने की कला लोगों को इतना पसंद आता है कि खूब तालियां बजती हैं। और यहीं से शुरू होता है कन्हैया कुमार के आजादी का नारा, जिसे आप लोगों ने सुना होगा। इस पूरे भाषण के दौरान कन्हैया कुमार ने कई बार सरकार पर कटाक्ष किया, कई बार मोदी सरकार पर तंज कसे। कन्हैया अपनी किताब बिहार टू तिहाड़ में बताते हैं कि जब वह जेल से वापस लौटे तो उनकी पूरी जीवन ही बदल गई। लोग उनसे मिलने आ रहे थे, कुछ लोग उनका समर्थन दे रहे थे तो कुछ लोग उनके भाषण सुनने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कन्हैया के इस भाषण के बाद देश के चर्चित पत्रकार कन्हैया कुमार का इंटरव्यू करते हैं और कन्हैया कुमार मीडिया की सुर्खियां बनते हैं और इंटरनेट पर कन्हैया कुमार छा जाते हैं। कन्हैया कुमार का यह भाषण इंटरनेट पर चारों तरफ फैलने लगता है और तेजी से वायरल होने लगता है। अब कन्हैया कुमार सिर्फ जेएनयू का कन्हैया नहीं रह गया था, अब कन्हैया बन गया था देश का कन्हैया और एक छात्र नेता से एक नेता। कुछ लोगों को कन्हैया में दिखने लगी थी उम्मीद, तो कुछ लोगों को अभी भी कन्हैया देशद्रोही दिखता है। 14 जनवरी 2019 यानी घटना के 3 साल बाद दिल्ली पुलिस चार्जशीट पेश करती है। 1200 पन्ने वाले इस चार्जशीट में कन्हैया कुमार, उमर खालिद समेत 8 और छात्र नेताओं को देशद्रोह और आपराधिक साजिश का आरोपी बताता है। दिल्ली पुलिस का कहना होता है कि कन्हैया और इन सब छात्रों के पास देशद्रोह से संबंधित कई सारे वीडियोज मौजूद हैं। हालांकि इस मामले में दिल्ली पुलिस सबूत के तौर पे कई वीडियो भी कोर्ट में पेश करती है, लेकिन वह वीडियो फर्जी पाया जाता है। वीडियो में यह साफ नहीं हो पाता है कि किसने नारा लगाया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि कई वीडियो एडिटेड हैं। 28 जनवरी 2019 को दिल्ली सरकार ने इस चार्जशीट पर सहमति देने से इनकार कर दिया। उस समय दिल्ली सरकार थी आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी की सरकार ने कहा था पुलिस ने जो आरोप लगाए कन्हैया पे, जो दावा पेश किया है, उसके एवज में जो सबूत दिए हैं वह पर्याप्त नहीं है। इसी बीच 2020 में दिल्ली में दंगे होते हैं और उमर खालिद पर दंगे भड़काने के आरोप लगते हैं। उमर खालिद को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया जाता है और 2021 में कन्हैया कुमार कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। पूरे मामले का सारांश बताएं तो जिस समय जेएनयू में यह विवाद हुआ था या जेएनयू में ये देश विरोधी नारे लगाए थे, उस समय कन्हैया के मुताबिक कन्हैया वहां मौजूद नहीं थे। कन्हैया ने यह भी लिखा है अपनी किताब बिहार टू तिहाड़ में कि उनको इस बारे में जानकारी भी नहीं थी। हालांकि कई वीडियो में कन्हैया यह कहते हुए भी दिख रहे हैं कि वह इस घटना का विरोध करते हैं। हालांकि और भी कई बातों में कन्हैया यह भी कहते हैं कि यह स्वतंत्रता का अधिकार है कि कौन क्या कह रहा है। पर इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस अभी तक कन्हैया को देशद्रोही साबित नहीं कर पाई है और न ही कोई ऐसी पुख्ता सबूत दे पाई है जिससे कन्हैया पर देशद्रोह का मुकदमा चल सके। लेकिन अभी भी मुकदमा चल रहा है और कोर्ट में मामला लंबित है। पूरे मामले के बीच अगर सबसे ज्यादा किसी का छवि खराब हुआ तो वह था एक यूनिवर्सिटी का, एक ऐसा यूनिवर्सिटी जो देश के सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में गिना जाता है, जेएनयू। जेएनयू की छवि ऐसी बन गई कि अभी भी एक बड़ा समूह जेएनयू को देश विरोधी गतिविधियों का अड्डा मानते हैं। कन्हैया कुमार को भी कई लोग अभी भी देशद्रोही मानते हैं। हालांकि हास्यप्रद की बात यह है कि मामले के 9 साल बीत गए हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस अभी तक कन्हैया कुमार पे लगे आरोप साबित नहीं कर पाई है। बाकी कन्हैया कुमार पे लगे इस आरोप के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द SRM शो को, फॉलो करें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को। धन्यवाद।